गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो अपना हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट वीडियो है, उसमें अपना हेडिंग है गैसों की द्रव्य बलयता। तो हम पढ़ चुके हैं गैसों की ठोसों की द्रव्य बलयता हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड अपने पास जो बलयता उसका टाइप है अपने पास गैसों की द्रव्य बलयता। तो देखो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो जो गैसें हैं एक फिक्स मात्रा तक ही विलायक में क्या होती हैं, विलयशील होती हैं, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये आपका अवशोषण गुणांक पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अपने पास जितने भी आपके जलीय जीव हैं ये पानी में जीवित क्यों रहते हैं, इनके पास ऑक्सीजन कहाँ से आती है, क्योंकि उस पानी में आपके पास क्या ऑक्सीजन एक फिक्स लिमिट तक अभी क्या होती है, डिजोल्व होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है अवशोषण गुणांक। तो देखो आपके पास क्या है, एक इकाई आयतन है, उस इकाई आयतन में आप गैस की कितनी मात्रा को घोल सकते हो। कंडीशन कौन कौन सी होंगी, एक वायुमंडलीय दाब होगा और निश्चित ताप होगा आपका, ठीक है। तो आप उसे बोलते हैं अवशोषण गुणांक। तो आपको सिंपल बोलना है इकाई आयतन में गैस की कितनी मात्रा आप घोल सकते हो एक वायुमंडलीय दाब व निश्चित ताप पर, उसे बोलते हैं अवशोषण गुणांक, ठीक है। अब इस गैसों की द्रव्य जो बलयता है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो उसमें अपने पास पहला है गैसों की प्रकृति। तो ये अपने को समझना है कि जो गैसें आसानी से आपकी द्रवित हो जाती हैं, जैसे NH3 है, HCl है, CO2 है, SO2 है, ये क्या होती हैं आपकी ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती हैं। जैसे अपने पास NH3 ध्रुवीय गैस है, H2 क्या है आपका ध्रुवीय विलायक है, तो NH4 बनेगा। इसका मतलब ये गैस आपकी आसानी से इसमें घुल रही है। अब एक इसमें टर्म है ध्रुवीय क्या होता है, तो जिनमें प्लस माइनस के साइन आते हैं ना, जैसे अपने पास नाइट्रोजन पर क्या होगा माइनस, H पे क्या होगा आपका प्लस, H पे क्या होगा प्लस, यहाँ पर भी H पे क्या प्लस। इसका मतलब क्या आपका ध्रुवीय यौगिक है। तो सिंपल ध्यान रखना है, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें ध्रुवीय विलायक पानी में अधिक विलयशील होती हैं। अब इसमें अवशोषण गुणांक के आधार पर इनका एक क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा अमोनिया, HCl, SO2, H2S, CO2, C2H2, इसका नाम क्या होता है एसिटिलीन, O2N2। ये जो गैस है ना आपकी, ये होती हैं आपकी अध्रुवीय गैसें। तो अध्रुवीय गैसें हमेशा अध्रुवीय विलायक में ही विलयशील होती हैं। अध्रुवीय विलायक कौन सा होगा आपका, जैसे बेंजीन। तो यहाँ पर एक नोट लिखा होगा, जैसे ये रहा आपके पास O2N2 क्या होती हैं आपकी अध्रुवीय गैसें होती हैं। और ये अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में क्या होती हैं, अधिक विलयशील होती है। तो सिंपल दो चीज़ ध्यान रखेंगे, ध्रुवीय गैसें जैसे अमोनिया, HCl ध्रुवीय विलायक पानी में घुलनशील होती हैं, जबकि अध्रुवीय गैसें जैसे O2N2 अध्रुवीय विलायक बेंजीन में अधिक घुलनशील होती हैं, ठीक है। तो अपना सेकंड अपना फैक्टर है विलायक की प्रकृति। तो वही सेम इसका उल्टा लिखना है, यदि आपका विलायक ध्रुवीय है तो ये ध्रुवीय गैसों को डिजोल्व करने देगा, यदि आपका विलायक अध्रुवीय है तो ये आपका अध्रुवीय गैसों को अधिक डिजोल्व होने देगा, ठीक है। एग्जाम्पल ध्रुवीय का पानी विलायक है, अध्रुवीय का बेंजीन आपका है, ठीक है। फिर इसमें जो आपका नेक्स्ट थर्ड आपका तापमान का प्रभाव, ये कैसे इफेक्ट करता है। तो आपको इसमें बोलना क्या है, जब आपने किसी गैस को पानी में घोला तो यदि उसमें से आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है तो आप समझ जाना वहाँ पर डेल्टा H क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। इसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अवक्रियाएं। तो ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया के लिए तापमान को बढ़ाने पर विलयता का मान क्या होता है आपका कम हो जाता है, ठीक है। एक बार बोल देता हूँ मैं, जब आपने विलय को विलायक में घोला तो उसमें से यदि आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है तब उस रिएक्शन का नाम क्या होगा आपका ऊष्मा क्षेपी होगा। ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया के लिए तापमान को बढ़ाने पर विलयता का मान क्या होता है आपका कम हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है, देखो आप, जब गैस को विलायक में घोला जाता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, इसका मतलब क्या होगा आपका ऊष्मा क्षेपी होगा। और यहाँ पर तापमान को बढ़ाने पर विलयता क्या होगी आपकी कम हो जाएगी। इसका उल्टा भी सही है, ऐसी अपक्रियाएं जिनके लिए डेल्टा H क्या होता है आपका प्लस में होता है यहाँ पे, तो वो होती है आपकी ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया के लिए तापमान को बढ़ाने पर विलयता का मान क्या होता है आपका इंक्रीज बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ अपना इसमें है फैक्टर दाब का प्रभाव। और यहाँ से एक नियम निकलता है आपका, जो आपका हेनरी का नियम है, लगभग हर साल आपका ये नियम रिपीट होता है बोर्ड में। तो ये क्या बोलता है, स्थिर ताप पर आपने विलायक की निश्चित आयतन में गैस की कितनी मात्रा हम डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हेनरी का लॉ। और ये जो आपकी विलायक की मात्रा है ना, ये आपके गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। M क्या है, गैस की मात्रा है, P क्या है, गैस का दाब है। तो आपको ये बोलना है एक निश्चित आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा M उसके किसके गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है।
अब यहाँ से आपका समानुपाती हटा, बीच में क्या आया कांस्टेंट के, तो एम बराबर क्या हुआ के पी। एम क्या है गैस की मात्रा, पी क्या है गैस का दाब, और के क्या होगा आपका साम्य स्थिरांक। ठीक है, तो सिंपल बोलना है हेनरी के नियम के अनुसार किसी निश्चित विलायक में उसकी के निश्चित आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा एम साम्यावस्था पर गैस के दाब क्या होती है पी के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका एक और वैकल्पिक कथन है जो अपने को ध्यान रखना है। पी गैस का आंशिक दाब है, एक्स क्या है उसी गैस का मोल प्रभाज है। तो आपके बोलना है गैस का आंशिक दाब विलायक की सरफेस पर उसी गैस के मोल फ्रैक्शन क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो आपके लिखा हुआ है गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी उसके विलयन में मोल अंश के क्या होता है समानुपाती होता है। वही समानुपाती हटा, बीच में क्या आया के एच कॉन्स्टेंट, तो पी बराबर क्या हुआ के एच इंटू एक्स। अब इनके सिंबल देख लो एक बार, एक्स गैस क्या है गैस की मोल भिन्न, पी क्या है गैस का आंशिक दाब, के एच क्या है हेनरी स्थिरांक। फिर अपने को ग्राफ खींचना है पी गैस और एक्स गैस में। तो देखो आपने पी गैस को कहाँ रखा बाई पर, तो ये हुआ आपका बाई, के एच कॉन्स्टेंट है इसको आपने एम मान लिया, एक्स को खाना पर आपने एक्स पर, तो ये क्या हुआ बाई बराबर एम एक्स। बाई बराबर एम एक्स एक सरल रेखा होती है जो क्या होती है आपकी ओरिजिन से पास होती है। इसमें ये जो आपका एक्स है ना इसके साथ में जो लिखा होता है वो क्या होता है आपका स्लोप होता है। तो देखो यहाँ पर स्लोप क्या आपका के एच, तो स्लोप कितना हुआ के एच। अब यदि आपने क्या किया पी को कांस्टेंट कर दिया तो ये दोनों आपस में क्या है उल्टे हैं, के एच को बढ़ाओगे तो एक्स क्या होगा आपका कम हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है के एच की वैल्यू को इंक्रीज करने पर गैस का मोल प्रभाज क्या होता है आपका कम हो जाता है। ठीक है, अब हेनरी के नियम की कुछ सीमा हैं, इसमें सीमा कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, पहला आपका दाब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तापमान कम नहीं होना चाहिए। तीसरा जैसे NH3HCl दोनों आपस में क्या हैं घुलनशील हैं, लेकिन ये बेंजीन में घुलते नहीं हैं, ये तो पानी में घुलते हैं। इसका मतलब विलेयता क्या होगी आपकी कम होगी, तो यहाँ पर आपका हेनरी का नियम लागू होता है। इसका मतलब यदि आपकी विलेयता की वैल्यू कम है तो आपका हेनरी का नियम क्या होता है लागू होता है। तो अध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय यदि आपकी विलेय गैस है तो वहाँ पर आपकी क्या होगी विलेयता कम होगी, तो आपका क्या होगा हेनरी का नियम लागू होगा। जैसे अगला देखो NH3 ध्रुवीय गैस है, पानी भी क्या है ध्रुवीय विलायक है, इसका मतलब इसमें घुलेगी आसानी से तो इसकी विलेयता क्या होगी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में आपका हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग हैं, तो देखो अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग क्या है सोडा वाटर जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना उसमें क्या होती है अधिक दाब पर आपकी CO2 गैस भरी होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे ही इस बोतल का हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से क्या होता है आपके गैस और जो आपका लिक्विड है ना जो आपकी थम्स अप जो भी पीते हो आप, ठीक है, उसमें से क्या होता है बाहर निकल जाता है। कारण क्या है जैसे ही उसका हम कैप ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से क्या होता है आपका दाब बाहर निकलता है और जो आपकी घुली हुई गैस है ना वो भी क्या होती है साथ में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये इसका पहला अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना तो अपने को पता है ऊंचाई पर जाने पर O2 क्या होता है कम होता जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी आती रहती है, जिससे पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनके खून में क्या O2 की कमी हो जाती है, जिसके कारण आदमी क्या है बार बार सांस लेता है। इसके कारण आदमी में सोचने की क्षमता क्या होती है कम वीक हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये आता है और ये 2017 में बोर्ड में पूछा हुआ है एनॉक्सिया क्या होता है। तो आपको ये बोलना है पर्वतारोही जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर उनके खून में ऑक्सीजन की कमी आती है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही क्या करते हैं बार बार सांस लेते हैं, जिससे उनकी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, इसका थर्ड अनुप्रयोग भी आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आपकी हाइट वाला हो गया। अब आपने देखा होगा गोताखोर समुद्र में जाते हैं ना तो उसमें उनके पास एक सिलेंडर होता है जिसमें क्या होती है आपके पास N2 गैस होती है एक तो सिलेंडर में, एक क्या होती है आपकी O2 होती है और एक क्या होती है आपकी हीलियम होती है। ठीक है, N2 होती है आपकी 56% के आसपास, O2 होती है आपकी 32 के आसपास और ये होती है आपकी लगभग 12% के आसपास। ठीक है, तो जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाते हैं समुद्र में तो उसमें क्या होता है आपका प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होती है गैसें क्या होती हैं खून में ज़्यादा घुल जाती हैं, तो विलेयता क्या होती है आपकी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही गोताखोर ऊपर आते हैं तो दाब कम होता है, दाब कम होने से क्या होगा आपकी ऑक्सीजन कम घुलेगी और ऑक्सीजन कम घुलेगी इसका मतलब क्या होगा आपको पता है इससे आदमी क्या आपका मर भी सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बैंड, BEND। ठीक है, इस कंडीशन क्या बोलते हैं बैंड। तो आपको सिंपल ये बोलना है समुद्री गोताखोर जैसे जैसे पानी में
नीचे जाते हैं तो वहाँ पर अपने पास विलेयता बढ़ती है। क्यों? दाब क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे वो ऊपर आते हैं तो वहाँ पर आपका दाब घटने से ऑक्सीजन क्या होता है आपका? कम घुलती है, जिससे उन्हें सांस लेने में क्या होती है? समस्या होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? बैंड है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 हेनरी के अनुप्रयोग हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो बोर्ड में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे 2012 में पूछा हुआ है। आपको ये बोला है 20 ग्राम NaOH को आपने 250 ml बिलियन में घोला तो उस बिलियन की मोलरता क्या होगी? मोलरता पूछा है कैपिटल M वाला, तो B का मतलब क्या होता है? बिले, और A का मतलब क्या होता है आपका? ब्लैक। तो कितना घोला आपने? 20 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? 40, और B कितना आपका? 250 ml। मोलरिटी मतलब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB इंटू B। ml में है तो ऊपर क्या आएगा आपका? 1000। WB कितना है? 20 ग्राम। MB कितना है इसका? 40। वॉल्यूम कितना है? 250। ऊपर कितना है? 1000। सॉल्व किया तो कितना आया आपका? 2m। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा हुआ है। इसका आपको सॉल्व करना है, नहीं आया तो कमेंट करना है। ठीक है, आपने क्या किया? बस इसमें वॉल्यूम को चेंज कर दिया और यहाँ पर चेंज कर दिया क्वांटिटी को। तो 5 ग्राम NaOH को आपने 500 ml बिलियन में घोला तो इस बिलियन की मोलरता क्या होगी? ये अपने को निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, नहीं आया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वही सेम अगला 2012 में पूछा हुआ है बोर्ड में ही, आपसे ये बोला है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व कितना है? 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस अपने को कुछ टर्म समझनी है इसमें। 10% W/W गिवन है, तो ये हम पढ़ चुके हैं भार प्रति सत्ता। मैंने बोला भी था आपको, ऊपर वाला W किसका होता है? बिले का होता है, और नीचे वाला किसका होता है आपका? बिलियन का होता है। और बिले का मतलब क्या होता है? WB। तो ये कितना है? 10 ग्राम। नीचे कितना मानते हैं? 100। तो बिलियन कितना है आपका? 100 ग्राम। बिलियन 100 है, बिले कितना है? 10 ग्राम। तो ब्लैक कितना बचा आपका? 90 ग्राम। उसके बाद अपने पास मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB इंटू WA। ग्राम में है तो ऊपर क्या आएगा आपका? 1000। ठीक है, इनकी बस वैल्यू पुट की। 10/98। 98 कहाँ से आया? H2SO4 क्या होता है? अनुभार होता है। ठीक है, उसके बाद ये 90 तो सॉल्व किया तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु पेय पदार्थ की ठंडी बोतल खोलने पर उसमें से तेजी से झाग निकलते हैं, क्यों? तो मैंने अभी बताया भी था आपको, ये जितने भी आपकी पीने वाली बोतलें होती हैं दारू को छोड़कर, ठीक है, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, ड्यू है, ठीक है, इनमें क्या होता है? अधिक प्रेशर पर इसमें CO2 गैस भरी होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस जो पेय वाली बोतल हैं इनका हम कैप ढक्कन खोलते हैं ना, तो आपका क्या होता है? दाब उसमें से बाहर निकलता है, जिससे आपका क्या होता है? दाब एकदम कम हो जाता है, और जो आपकी उसमें ऑक्सीजन CO2 गैस घुल रही है ना, वो क्या होती है? आपकी बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन यही पूछा था कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना, उनके जो सिलेंडरों में आपकी गैसें भरी होती हैं, उनका आपका कंपोजिशन क्या क्या होता है? मतलब उसमें कौन सी गैस कितने % होती है? तो आपको मैंने बताया भी था अभी, 56.2% नाइट्रोजन, 31.2 ऑक्सीजन एंड 11.7% क्या होगी? आपकी हीलियम होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।